जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। और प्रैक्टिस सेट की खास बात आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सारे किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए सारे प्रश्न अच्छे से देख के नोट करते चलिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस पूछी जानी है तो आपके लिए ये सेशन रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ये घटनाएं दी हैं, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। पहले पे है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेटा ये कब आया था? ये आया था बेटा 1878 ईस्वी में, है ना, 1878 ईस्वी में। और ये पूछते हैं किसके समय में आया था, तो ये लिटन के समय में आया था। किसके समय में आया था? लिटन के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? इसमें क्या था कि जो भी भारतीय पत्र और पत्रिकाएं थीं और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा करती थीं या सच्चाई लिखा करती थीं, उन सभी पत्र पत्रिकाओं पर इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है बेटा, ये पूछा जाता है, इसकी डेट ध्यान रखिएगा। और ये लिटन के समय में पारित हुआ था। रद्द किसने किया था ये भी पूछते हैं। आगे चल के यही 1882 में रिपन ने रद्द किया था। रिपन ने रद्द किया इसको बेटा, ठीक है, रिपन ने रद्द किया और पारित किया था इनने, पारित किया था लिटन ने और रिपन ने रद्द किया। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट ये कब आया था बेटा? 1919 में। इसी को कहते हैं काला कानून। काला कानून, काला कानून क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इस एक्ट, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को ये शक्ति दी गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त कहीं भी उठा के सीधा जेल में डाल सकती थी और कितने भी समय तक उसको जेल में रख सकती थी। इसी एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून कहा गया, इसको काला कानून। ये कब आया था? 1919 में। सती प्रथा पर प्रतिबंध बेटा ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? 1829 ईस्वी में। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग, बेंटिंग इनके समय में ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। ठीक है, और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है बेटा, आगे कह रहा है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब आया था? ये आया था 1854 में, 1854 में। और इसमें वुड डिस्पैच में क्या था? वुड डिस्पैच में अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था इसके माध्यम से। ठीक है बेटा, वुड डिस्पैच कब हुआ था बेटा? वुड डिस्पैच हुआ था 1854 में। वुड डिस्पैच आया था और इसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया था। तो कालक्रम के अनुसार तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे पहले क्या हुआ था? सती प्रथा, यानी कि 3। इसके बाद 3, फिर 1854, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी। सही जवाब हमारा क्या है? ऑप्शन सी, 3 4 1 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। बताना है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की थी? बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, मुंबई प्रेसिडेंसी में या मद्रास प्रेसिडेंसी में? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनी स्टार्ट हुई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक पूछा जाता है। इसका जनक कौन है बेटा? इसका जनक है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो, ये कई बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। टॉमस मुनरो। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी में, तमिलनाडु। वर्तमान में तमिलनाडु के कौन सा जिला है? बारामहल।
महल, ये पूछा जाता है स्थान, ध्यान रखिएगा। 12 महल जिले से स्टार्ट हुई थी और ये ब्रिटिश भारत का जो हिस्सा था, ब्रिटिश भारत के, इसको भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर, है ना, 51% भाग पर इसको लागू किया गया था। इसको भी ध्यान रखना बेटा, है ना। ये पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने क्षेत्रफल पर लागू हुई थी, तो ध्यान रखिएगा ये 51% भाग पर लागू हुई थी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि हमें एक सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। बेटा जैव मंडल दिए हैं, इधर अवस्थिति दिए है। मानस जैव मंडल कहाँ है बेटा? मेघालय में। नंदा देवी उत्तराखंड में, ये तो सही है, नंदा देवी उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में, ये भी सही है। अगस्तमलाई केरल में, हाँ बेटा ये भी सही है। कौन सा गलत है? जो मानस है ये मेघालय में नहीं है, ये मेघालय में नहीं है। मानस कहाँ है? मानस है बेटा असम में, असम में, ठीक है, ध्यान रखना ये असम में है, ना कि मेघालय में। बाकी ये जो नंदा देवी और कंचनजंगा हैं, ये जैव मंडल रिजर्व भी है और पर्वत भी है ना, पर्वत श्रृंखला भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। और ये उत्तराखंड सिक्किम में ही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? बेटा इनमें से कौन सा सागर है जिसका खारापन सबसे अधिक है या लवणता सबसे अधिक है? लाल सागर, काला सागर, मृत सागर या अरब सागर? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? मृत सागर। और इसकी लवणता कैसे नापते हैं? 1000 पे नापते हैं। इसकी लवणता कितनी है? इसकी लवणता है 240 प्रति हजार, प्रति हजार, 240 प्रति हजार, 1000 पे मापते हैं लवणता, ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये मृत सागर है कहाँ? मृत सागर बेटा एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में, ये भी पूछा जाता है। और ये आपको देखा होगा आपने, इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और जॉर्डन जो 2 देश हैं उनकी सीमा पर है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। इजराइल और जॉर्डन, जॉर्डन की सीमा पर, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है ये मृत सागर। बाकी काला सागर कहाँ है बेटा? लाल सागर, लाल सागर कहाँ है? लाल सागर है अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया के बीच में। आपने देखा होगा जहाँ अफ्रीका और एशिया, एशिया ये दोनों महाद्वीप मिलते हैं, उसके बीच में क्या है? लाल सागर। और काला सागर कहाँ है बेटा? काला सागर, काला सागर ये है यूरोप महाद्वीप में, है ना, यूरोप महाद्वीप में है। आपने देखा होगा जो रूस का हिस्सा यूरोप महाद्वीप में है, उसके दक्षिण में यूक्रेन, रूस और मिस्र, इसकी सीमा पर है ये काला सागर बेटा, ध्यान रखिएगा। अरब सागर आपको पता है, भारत के दक्षिण वाला जो हिस्सा है उसके पश्चिम में जो महासागर है वही अरब महासागर है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है बेटा? बताइए कौन सा गोवा में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात या नोहकलिकाई जलप्रपात या हुंड्रू जलप्रपात? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। ये है गोवा में दूधसागर जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात है। इसकी नदी बहुत महत्वपूर्ण, नदी पूछी जाती है अक्सर, तो नदी पूछे तो बताना बेटा मांडवी, मांडोवी या मांडवी, है ना, मांडवी नदी, मांडोवी भी बोलते हैं इसको या मांडवी बोलते हैं, मांडोवी नदी पर है। बाकी धुआंधार जलप्रपात कहाँ है बेटा? ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये है जबलपुर में, जबलपुर, जबलपुर कहाँ है बेटा? एमपी में। कौन सी नदी पर है? ये महत्वपूर्ण है, सब लिखते चलिएगा, नर्मदा नदी पर है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए आप, ये कहाँ पे है? नोहकलिकाई जलप्रपात बताइए ये कहाँ पे है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, दरोगा के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। नोहकलिकाई जलप्रपात बेटा ये है मेघालय में, ये है मेघालय में। मेघालय में एक स्थान है बेटा चेरापूंजी, चेरापूंजी, ये चेरापूंजी के निकट है। इसका जल का स्रोत कोई नदी नहीं है, इसका जल का स्रोत है बरसा, बरसा इसके जल का स्रोत है। अक्सर ये इसी वजह से गर्मियों के मौसम में लगभग सूख जाता है ये, है ना। और हुंड्रू जलप्रपात ये कहाँ है? ये बेटा है झारखंड में,
झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। और किस नदी पर है, तो बेटा बताना है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी पर, है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है, नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया। आपको बताना है जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था बेटा, ये कब हुआ था, 1978 ईस्वी में, है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें से किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये बेटा कहाँ है, ये तो है अनुच्छेद 19 में, है ना, तो इसको तो नहीं हटाया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस में है, ये है अनुच्छेद 32 में, है ना, जिसको अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संपत्ति का अधिकार, हाँ बेटा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। पहले ये कहाँ था, पहले ये था अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 31 में ये पूछा जाता है। पहले अनुच्छेद 31 में था और अब कहाँ है, अब इसको हटाकर 300A में रख दिया गया। और ये पहले मौलिक अधिकार था, अब ये कैसा अधिकार है बेटा, कानूनी, है ना, अब ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताइए, ये किस अनुच्छेद में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 25। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अक्सर एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाता है प्रश्न। आगे चलते हैं। कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसकी है, टिन की, एल्युमिनियम की, चांदी की या निकल की। बताइए, कांसा मिश्र धातु में तांबे के साथ क्या मिलाया जाता है। तो बेटा ध्यान देना, एक तो तांबा, है ना, तांबा और टिन, तांबा और टिन मिलकर क्या बनते हैं, कांसा, है ना, तांबा और टिन मिलके कांसा बनते हैं। इसमें प्रतिशत पूछा जाता है, तांबे का प्रतिशत कितना होता है और टिन का प्रतिशत कितना होता है। तो बेटा ध्यान रखना, 88% होता है तांबा और 12% होता है टिन, कांसे में। और एक और तांबे के साथ मिश्र धातु बनती है, तांबा, है ना, तांबा और जिंक, तांबा और जिंक, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, पीतल। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें तांबे का प्रतिशत कितना होता है, 70%, है ना, और जिंक का प्रतिशत होता है 30%। ये दोनों मिश्र धातु ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, टिन। कांसे में तांबे के साथ टिन मिलाई जाती है। फिर से सूची वाला प्रश्न है। सूची वाला प्रश्न, एक खास बात ये होती है कि एक प्रश्न में 4 फैक्ट क्लियर होते हैं, यानी कि 4 प्रश्न क्लियर होते हैं। बताइए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। कृत्रिम रूप से जो फलों को पकाते हैं, क्या एथिलीन का प्रयोग किया जाता है बेटा, है ना। एक का तीसरा हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका क्या नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि 2 का 4 हो जाएगा। 1 का 3, 2 का 4, 1 का 3, 2 का 4। बाकी ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अब ए बी में देखते हैं, शीतल पेय, इसमें क्या पाया जाता है बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम सिलिकेट। बताइए, तो जो शीतल पेय पदार्थ होता है इसमें पाया जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कॉर्टाइज है ये एक धातु है, खनिज है ना, इसमें सोडियम सिलिकेट पाया जाता है। तो सी का पहला और डी का दूसरा, तो ऑप्शन का क्या सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया हमारा, ठीक है। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है, क्योंकि ये बड़े मात्रा में किसका स्रोत है बताइए, सोडियम, पोटेशियम का, फास्फोरस, मैग्नीशियम का, पोटेशियम, फास्फोरस का, या केवल पोटेशियम का। तो बेटा आपको बता दें कि जो हृदय रोगी होते हैं, डॉक्टर विशेषकर उनको सेब खाने की सलाह देते हैं, है ना, क्योंकि जो सेब होता है ना, एक कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रखता है, और इसके अलावा इसमें सोडियम और पोटेशियम
ये दो खनिज पाए जाते हैं, है ना, सोडियम और पोटेशियम, जो हृदय गति को नियंत्रित रखते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। बाकी नॉर्मल इंसान भी अगर डेली एक सेब खाता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और वो बीमारियों से लगभग दूर रहता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई बेटा? पहले बताना है इनमें से कौन सी पहले हुई। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, ये कब लगा था बेटा? 1877 ईस्वी में, है ना, 1877 ईस्वी में। अब बताइए दिल्ली दरबार कितनी बार लगा है? बताइए दिल्ली दरबार कुल कितनी बार लगा? तो बेटा दिल्ली दरबार 3 बार लगा। पहले तो लगा था 1877 में, और दूसरी बार कब लगा? 1903 में, और तीसरी बार लगा था बेटा 1911 में। पहली बार जब 1870 में ये लिटन ने लगवाया था, है ना, लिटन। दूसरी बार जब 1903 में लगा, 1903 में, तब यहाँ क्या हुआ था कि ब्रिटेन के एक सम्राट थे जिनका नाम था एडवर्ड सप्तम। एडवर्ड सप्तम जब वहाँ के सम्राट बने तो वहाँ पे एक परंपरा होती है जिसको हम बोलते हैं ताजपोशी, है ना। जो सम्राट बनता है उसको एक विधि होती है, सम्राट बनते हैं तो वहाँ ताजपोशी होती है। तो एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की गई थी ये दूसरे दिल्ली दरबार में, ध्यान रखिएगा। बाकी तीसरा दिल्ली दरबार ये कब लगा था? जब भारत में कौन आया था बेटा? जॉर्ज पंचम जब भारत में आए तब तीसरी बार दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, भारत की राजधानी कलकत्ता से लेकर दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आगे चलते हैं। तो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1870 में। संथाल विद्रोह ये कब हुआ था? बताइए बेटा। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, ध्यान देना। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1845 और 46 में। एल्बर्ट बिल विवाद, बताइए, ये बहुत अच्छा है। एल्बर्ट बिल विवाद ये कब आया था? बताओ। ये आया था 1883 में, 1883 में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एल्बर्ट बिल विवाद था क्या? एल्बर्ट बिल विवाद था, इस बिल के माध्यम से या इस एक्ट के माध्यम से हुआ क्या था कि जो भारतीय वरिष्ठ न्यायाधीश थे उनको यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार दिया था इसने, एल्बर्ट बिल ने, है ना। एल्बर्ट जो बिल था उसके माध्यम से जो भारत के वरिष्ठ न्यायाधीश थे वो यूरोपीय अधिकारियों का मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन ये यूरोप वासियों को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि कोई भारतीय हमारा मुकदमा कैसे सुन सकता है, तो उन्होंने इसका बहुत बड़े पैमाने पे विरोध किया था बेटा यूरोपियों ने। उन्होंने कहा था कि यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सिर्फ यूरोपीय सुन सकता है, ना कि भारतीय कोई हमें मतलब सजा दे या हमारा केस की सुनवाई करे, ये उनको ना गुजारा था बेटा। तो फिर ये कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई बताइए इनमें से? सबसे पहले कौन सी हुई? एल्बर्ट बिल विवाद, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? बेटा पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भद्रावती में, भिलाई में, जमशेदपुर में या बर्नपुर में? तो इसका सही जवाब है बेटा जमशेदपुर में, और इसको स्थापित किया था 1907 में। किसने? जमशेदजी टाटा ने। और ये कहाँ पर है? झारखंड में, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र है। जो खेतड़ी की खान है बेटा, बताना है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान या कर्नाटक? तो जो तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी की खान है बेटा कहाँ है? राजस्थान में। तांबे के लिए एक भारत में और प्रसिद्ध खान है जिसको हम कहते हैं बालाघाट। ये कहाँ पे है बेटा? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है एमपी में, ठीक है। और एक और जगह है जिसको कहते हैं सिंह भूमि। ये कहाँ है सिंह भूमि? ये है बेटा झारखंड
झारखंड में। ये तांबे के लिए प्रसिद्ध खाने हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? बेटा मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपिरियर झील या इरी झील। ये 4 झील हैं। एक और झील है बेटा जिसको हम कहते हैं ओंटारियो। ये 5 लेग हैं या 5 झील हैं जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं ये 5 झील। इन 5 झील को हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक कहते हैं। इन 5 झीलों में से जो पूरी तरह यूएसए यानी कि अमेरिका में है वो कौन सी झील है बेटा? मिशिगन झील। ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बाकी ये 5 झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 4 झीलें अमेरिका में भी हैं और कनाडा में भी हैं, लेकिन सिर्फ एक मिशिगन झील ऐसी है जो पूरी तरह से अमेरिका में है। आगे चलते हैं। भारत में यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। बेटा भूमध्य रेखा के जब ठीक ऊपर होता है तब कौन सा मौसम आता है? ग्रीष्म, बसंत, पतझड़ या शीत? अधिकतर लड़के ग्रीष्म करते हैं इसमें, लेकिन ये गलत जवाब है। ग्रीष्म नहीं, उस समय आता है बसंत। कैसे समझते हैं थोड़ा मैप के माध्यम से, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री लाइन है ना, 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ऐसी 23.5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। सूर्य की स्थिति क्या होती है? पहले जैसे सूर्य यहाँ पे है ना, सूर्य ऐसे दूसरे कलर से बनाते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पे है ना, फिर सूर्य यहाँ आता है, फिर सूर्य यहाँ पे आता है और इसके बाद सूर्य यहाँ पे आता है। ध्यान देना, ये डेट बहुत पूछता है। सूर्य, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इनकी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, तो लिखते चलिएगा बेटा, ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पे जब सूर्य विषुवत रेखा पे होता है 21 मार्च को, और सूर्य जब कर्क रेखा पे होता है तब होता है 21 जून, है ना। और फिर से जब वापस सूर्य आता है 0 डिग्री पे तब कौन सा डेट होती है? तब होती है 23 सितंबर बेटा, ध्यान रखना। और जब मकर रेखा पे आता है तब होता है 22 दिसंबर। अब हमसे प्रश्न कह रहा था कि जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर यानी कि यहाँ पे, तो बताइए 21 मार्च और 23 सितंबर के टाइम क्या गर्मी होती है भारत में? नहीं होती, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, बसंत मौसम होता है। जब 21 मार्च के बाद आप देखना हवाएं चलने लगती हैं, खूब अच्छे से ठंडी ठंडी हवाएं चलती। बसंत का मौसम आता है, पतझड़ का, जिसको हम पतझड़ भी कहते हैं। उस समय पतझड़ होती है। पतझड़ बाकी कोई मौसम नहीं है ना, पतझड़ मौसम नहीं, उस समय बसंत के बाद पतझड़ आता है ना। इसके बाद बाकी 21 मार्च को सूर्य यहाँ होता है, 21 जून को यहाँ पे कर्क रेखा पे होता है। तब क्या होता है? तब भारत में ग्रीष्म ऋतु आती है। ध्यान देना, क्योंकि भारत की स्थिति क्या है? यहाँ पे है भारत। देखना बेटा, भारत यहाँ पे है, ऐसे साउथ वाला हिस्सा है ये भारत का। तो जब भारत कर्क रेखा पे सूर्य आता है तब भारत में बेटा गर्मी होती है, और जब जो सूर्य है मकर रेखा पे होता है तब भारत में सर्दी होती है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है बेटा, ध्यान देना। पिछले वीडियो में हमने एक मैप के तहत बताया था कि पहले क्या था, जो आज 7 महाद्वीप है, समझना बेटा, बहुत अच्छी बात है। जो आज 7 महाद्वीप हैं, ये पहले 7 महाद्वीप में ना होके एक विशाल भूखंड था जिसको कहते थे हम पेंजिया, और उसके आसपास जो एक विशाल महासागर था उसको कहा जाता था बेटा पैंथालासा। इसके बाद ये जो विशाल भूखंड 2 भागों में पहले बटा, ऐसे 2 भागों में बटा, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से 2 भागों में बटा। तो ये 2 भागों में बटने के बाद जो उत्तरी हिस्सा था, ये उत्तरी हिस्सा, इसको क्या कहा जाता था बेटा? लॉरेशिया। ये क्या कहा जाता था? लॉरेशिया।
ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण है, कोई भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से। और दक्षिण वाला हिस्सा था, इसको कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता था बेटा, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ध्यान देना, उत्तरी हिस्से से कौन कौन से महाद्वीप निकले, एक तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप निकला, ध्यान देना, ग्रीनलैंड का हिस्सा निकला, यूरोप महाद्वीप निकला यहाँ से, और बाकी ये एशिया महाद्वीप निकला। ध्यान देना, ये 3 महाद्वीप बने उत्तरी द्वीप, उत्तरी मतलब लॉरेशिया के भाग से। तो ये पूछ रहा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो कि कहाँ से बना है, लॉरेशिया से। बाकी अब ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने, इनको ध्यान रखना। देखिए गोंडवाना लैंड से ये तीनों बने हैं, ये तीनों बने हैं, कैसे समझते हैं, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप निकला है, ठीक है, और अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे से निकला है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से निकला है बेटा, और यहाँ से क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप निकला है। अब देखना आप, ये जो त्रिभुजनुमा आकृति है, ये क्या है, ये दक्षिण भारत है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत, उसका हिस्सा है ये। तो हमेशा प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का, यहाँ से निकला है जो प्रायद्वीपीय भारत है, और जो एशिया के नीचे जाके लग गया, ये अलग टूट के हो गया, ये है क्रम। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो सही जवाब हमारा क्या है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां हैं, इनको निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं, जो 5 महाशक्तियां हैं बेटा। निषेधाधिकार होता क्या है, ये होता है वीटो शक्ति, है ना, वीटो शक्ति, इसी को निषेधाधिकार कहते हैं। ये कहाँ इसका प्रयोग करती हैं, महासभा में, सुरक्षा परिषद में, आर्थिक और सामाजिक परिषद में, या न्याय परिषद में। तो इसका सही जवाब है बेटा सुरक्षा परिषद, यहाँ न्याय परिषद होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, सुरक्षा परिषद में। ये 5 महाशक्तियां कौन है, जो यूएन के संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य हैं, वही है ना, स्थायी जो सदस्य हैं। अब स्थायी सदस्य हैं कौन कौन बेटा, 5, तो ध्यान रखना, ये 5 हैं, यूएसए अमेरिका, है ना, अमेरिका के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इसके बाद है रूस के बाद है चीन। इनको वीटो पावर है ना, ये पांचों देशों को, और ये वीटो पावर का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा, सुरक्षा परिषद में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है बेटा, राज्य सरकार का पूछा है यहाँ से। भारत का महान्यायवादी ये राज्य सरकार का नहीं होता, ये केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, और ये अनुच्छेद 76 में है। इसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता। हाँ, महाधिवक्ता जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है, जो केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, ऐसी राज्य में महाधिवक्ता होता है, जो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और इसका अनुच्छेद पूछा जाता है बेटा, अनुच्छेद क्या है, 165, इसको भी ध्यान रखना। बाकी ये जो सॉलिसिटर जनरल दिया है, ये वैधानिक पद नहीं है, मतलब ये संवैधानिक पद नहीं है, ये कैसा पद है, ये वैधानिक पद है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो इस वजह से ये संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो ये अनुच्छेद है इसका 148, और इसका कार्य क्या है बेटा, केंद्र सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति के चुनाव का, और राष्ट्रपति और एक और उपराष्ट्रपति, इन दोनों के चुनाव का निर्णय बेटा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, और ये अनुच्छेद 71 का ए के तहत, अनुच्छेद 71A के तहत इसका निर्णय करता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है, बताइए कवक जनित कौन सा है बेटा, इनमें से कवक जनित रोग कौन सा है बेटा, ये है गंजापन। कौन सा रोग है, गंजापन कवक से होता है। बाकी एड्स ये किससे होता है, ये वायरस या विषाणु से होता है, विषाणु से। ठीक है, ध्यान देना। और वर्णानुता ये कैसा रोग है, ये अनुवांशिक रोग है,
अनुवांशिक रोग है ना, ये अनुवांशिक रोग है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए प्रश्न। आगे कह रहा है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बताना है तेलंगाना राज्य की सीमा किन किन से लगती है। तो देखो समझते हैं मैप से थोड़ा। तेलंगाना हल्का त्रिभुज की आकृति का एक राज्य है, इस तरीके से है ना, इस तरीके से राज्य है ये। तेलंगाना की ये जो सीमा है ये लगती है आंध्र प्रदेश से बेटा, आंध्र प्रदेश से। ध्यान देना, मैप से समझेंगे तो याद रहेगा। आंध्र प्रदेश से यहाँ जो इतनी सीमा है ये लगती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ से। बेटा ये जो सीमा यहाँ से यहाँ तक ये सीमा लगती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। और यहाँ जो सीमा इतनी जो सीमा है ये लगती है कर्नाटक से। देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक कहाँ दिया है, कौन से ऑप्शन में है। मध्य प्रदेश नहीं है इसमें है ना, ऑप्शन फर्स्ट ही है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पे देखिए झारखंड नहीं है और यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, केवल ऑप्शन फर्स्ट सही है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये, बताइए। उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिला है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है, वो जिला कौन सा है बेटा। झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर या हमीरपुर। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा, ललितपुर। ललितपुर मात्र एक ऐसा जिला है जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है उत्तर प्रदेश के। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। बताइए, संसद को कर लीजिए यहाँ पे, संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है। अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में क्या है बेटा, अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, है ना बेटा, उच्च न्यायालय है ना, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 में क्या है बेटा, इसमें है वित्तीय विधेयक है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में क्या है, इसमें है वित्त आयोग है। और इसका सही जवाब क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सरकार की विषय पर कानून बना सकती है बेटा, इसका ध्यान रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब का ये कि 3 सुमेलित है, 1 नहीं है। ताला उद्योग, बताइए, ताला उद्योग उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, ये तो सही है। कालीन उद्योग भदोही में है, ये भी सही है। कालीन उद्योग में मिर्ज़ापुर भी है, सोनभद्र भी है, ये भी ध्यान रखना। चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ये गलत हो गया बेटा यहाँ पे, क्योंकि चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं है, ये है कहाँ पे, फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद। चिकन उद्योग लखनऊ में, ये भी सही है आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश में अगर दलहन फसल की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेटा उत्तर प्रदेश में होता है चना, सबसे ज़्यादा चना। इसके बाद मटर, क्योंकि चना मटर ये दलहनी फसलें हैं, चना मटर। फिर इसके बाद क्या होता है, अरहल है ना, चना मटर अरहर। और क्या होता है, अरहल के बाद फिर होता है मूंग। ये क्रम है दलहनी फसलों का, तो ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा बेटा, चना। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वाही योजना, बेटा किसान वाही योजना ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक तो किसान वाही योजना और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है बेटा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बताइए, देखिए किसान वाही योजना जो थी बेटा ये आई थी 1992 में। ये कब आरंभ की गई थी, 1992 में। लेकिन जो किसान क्रेडिट कार्ड है
इसको आरंभ किया गया था 1998 में। ये दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल नोट करते चलिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई में, जबलपुर में, वाराणसी में या मऊ में? तो जो भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान या जिसको कहते हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये पहले दिल्ली में था, फिर इसको वाराणसी में हस्तांतरित कर दिया गया और इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी 1992 में। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? माउंट आबू में, हैदराबाद में, खड़गवासला में या नई दिल्ली में? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी बेटा ये है खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ पे है? ये है पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र है ना। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो एनडीए की तैयारी करते हैं ना, एनडीए का प्रशिक्षण होता है। यहाँ पे एनडीए की ट्रेनिंग होती है बेटा, ध्यान देना। निम्नलिखित में से कौन नौसैनिक शक्ति था? बताना है इनमें से किस राज्य के पास या किस वंश के शासकों के पास नौसेना शक्ति थी? बहमनी, चालुक, चोल या राष्ट्रकूट? तो बेटा इसका सही जवाब है चोल। क्या सही जवाब है? चोल। चोल एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था चोलों का, और इनकी नौसेना शक्ति बहुत प्रबल थी। कैसे पता चलता है इसका नौसेना शक्ति प्रबल थी? क्योंकि इन्होंने भारत के आसपास बहुत सारे द्वीपों को जीत लिया था। जैसे एक तो जावा द्वीप था, सुमात्रा, मालदीव और श्रीलंका। इन सारे द्वीपों पर इन्होंने चोल सम्राटों ने विजय प्राप्त की थी। इससे पता चलता है कि इनकी नौसेना शक्ति बहुत ही प्रबल थी। आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। पुस्तक का प्रश्न है अनहिलेशन ऑफ कास्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, बताइए ये किसकी पुस्तक है? बताइए किसकी पुस्तक है? ये है ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, काशीराम की या राजा राम मोहन राय की? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की। और इसका प्रकाशन डेट ध्यान रखना 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, आज के प्रश्न सारे हो चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे। यही परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप ध्यान देना, क्योंकि परीक्षा में अलग से कुछ नहीं आता। ये वो प्रश्न थे जो रिपीट परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और इनको नोट करते चलिएगा। बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद।